नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास हमारी ह्यूमन ब्लड की होने वाली है, क्योंकि एक क्लास है वो साउंड इश्यू की वजह से उसे डिलीट करना पड़ा। इसमें हमने WBC वाला पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज की क्लास में हम WBC वाला पार्ट एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर जिसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि अब यहाँ पर भी जालोर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पोस्टेड हूँ वहाँ पर सब कुछ ऑल सेट कर लिया है। यहाँ पर भी ब्लड बोर्ड वगैरह है, उसका सारा सिस्टम सेट कर लिया है। तो आपकी क्लासें अब यहाँ से कंटिन्यू होगी। बीच में कुछ क्लासें नहीं हो पाई हैं, उसके लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ा है, तो उसके लिए आप सभी को प्रॉब्लम तो हुई है। लेकिन आज की क्लास में हम ह्यूमन ब्लड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और अब हमारी क्लासें कंटिन्यू ही होंगी बिल्कुल। तो आज की क्लास में एक बार WBC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन ब्लड का जो हमारा चैप्टर था वो चल रहा था, ह्यूमन ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बीच में क्लास में इशू की वजह से इस क्लास को वापस से एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर जिसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। और आपकी क्लास से कंटिन्यू रहने वाली है। ये तो थोड़ा सा सेट करने की वजह से जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई तो सब कुछ बिल्कुल सेट करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा इश्यू हो गया था। तो WBC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो WBC के बारे में मैंने आपको बता देता हूँ कि WBC में क्या होता है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, या ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, WBC होती है। इसका जो सेकंड नाम है वो आप इसे ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए साइट्स का मतलब क्या, सेल है। जैसे हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी के बारे में क्या पढ़ा था? आरबीसी का नाम पढ़ा था इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स का क्या पढ़ा था? थ्रोम्बोसाइट्स। शायद क्लास में यदि बताना रह गया हो तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि आरबीसी था, आरबीसी का नाम क्या क्या था? इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स। और जो प्लेटलेट्स हैं इसका है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये दोनों नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि आरबीसी को तो बोला जाता है इरेथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो साइट्स का मतलब भी क्या, सेल है। तो जैसे WBC है, WBC क्या, सेल है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने जब ब्लड पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो ये दोनों भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ल्यूकोसाइट्स से बोला जाता है। और टोटल नंबर ऑफ, यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ WBC, तो आपके पूरी बॉडी के अंदर WBC की काउंटिंग कितनी होगी? तो जैसे हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था कि वो 5 से 5 मिलियन पर mm³ होती है, उसी प्रकार WBC होती है, वो कितनी होती है? ये होती है 6000 से 8000 पर mm³। 6000 से 8000 क्या होती है? पर mm³ होती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि WBC की टोटल नंबर ऑफ WBC कितने होते हैं। तो 6000 से 8000 पर mm³ होते हैं। इसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड है ना, जीवन काल इनका कितना होता है? ये आप 4 to 20 डेज। वैसे एक वीक के अंदर समथिंग, एक वीक के अंदर क्या होती है आपकी बॉडी से WBC क्या होती है? नष्ट हो जाती है। और वापस क्या होता है? WBC का निर्माण होने लगता है। WBC भी कहां पर बनेगी? रेड बोन मेरो के अंदर। जैसे आरबीसी है, WBC है, ये सब कहां पर बनते हैं? रेड बोन मेरो के अंदर बनते हैं। लेकिन इनका जो नष्ट होते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ WBC, सॉरी ग्रेवयार्ड ऑफ WBC, वो कहां पर होगा? वो होगा लिम्फेटिक सिस्टम में होगा। कहां पर होगा? लिम्फेटिक सिस्टम में होगा। जो हमने प्लेटलेट्स के बारे में कंप्लीट कर चुके, तो प्लेटलेट्स कहां पर नष्ट होती हैं? ये होती हैं लीवर या स्प्लीन के अंदर नष्ट होती हैं। लेकिन जो WBC है, ग्रेवयार्ड ऑफ WBC, तो नष्ट कहां पर होंगी? नष्ट होंगी ये लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम ये कहां पर नष्ट होंगी? लसिका तंत्र में। लसिका तंत्र में क्या होती है? नष्ट होती हैं। तो WBC के बारे में एक बार देख लेते हैं।
WBC क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, इसे क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी इसे बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ WBC कितनी है, 6000 से 8000 पर mm³ है। टाइम पीरियड कितना होता है, 4 to 20 डेज इनका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और ग्रेवयार्ड ऑफ WBC नष्ट कहां पर होंगी, लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर क्या होंगी, ये नष्ट होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए WBC, वैसे तो आपकी बॉडी के अंदर WBC का कम या ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि WBC कभी कम हो जाती है या कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो एक फिक्स काउंटिंग में यदि WBC कम या ज्यादा हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके यदि बार बार WBC बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है या फिर बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, तो वो क्या है, एक प्रॉब्लम की वजह। तो उसमें उनके टर्म्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है कि यदि बहुत ज्यादा WBC हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, उसमें कौन सा, उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें कौन सी डिसीज होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक बार के लिए मैं मिटा देता हूं कि ये चीज आपको, मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ गई होगी कि टोटल नंबर ऑफ WBC है वो कितनी होती है और टोटल वो जीवन काल इनका कितना होता है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 3 टर्म्स है। यदि WBC की संख्या, तो नोट लगा के ये आप लिख सकते हैं, यदि WBC की संख्या क्या हो, सामान्य से कम हो, सामान्य से कम हो, तो यदि WBC की संख्या सामान्य से कम हो तो उसे बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। क्या बोला जाता है, ल्यूकोपेनिया। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे ल्यूकोपेनिया के, इसके सिम्टम्स होंगे कि आपको क्या है, आप बार बार बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। तो बार बार बीमार होना। यदि WBC, देखो WBC क्या करती है, WBC आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यदि WBC की संख्या नॉर्मल से भी कम हो रही है, इसका मतलब आप क्या हो रहा है, कभी आपको कोल्ड हो रहा है, कभी आपको फीवर हो रहा है, तो बार बार यदि बीमार हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ल्यूकोपेनिया है। सेकंड, देखो 3 चीजें हो सकती हैं, या तो WBC की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाए या WBC की संख्या थोड़ी अधिक हो जाए। यदि थोड़ी अधिक होगी WBC की संख्या तो उसे बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। संख्या सामान्य से क्या हो, देखो नॉर्मल तो रहनी है, सामान्य से अधिक हो, सामान्य से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसे बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। इसे एक बार ल्यूकोसाइटोसिस, उसे क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, इसमें इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है। एलर्जी क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, या फिर आपको क्या हो सकता है, जैसे कोई भी संक्रामक कॉन्टेजियस डिसीज हो सकती है, तो उसमें भी क्या होता है, WBC की संख्या क्या होती है, सामान्य से थोड़ी अप हो जाती है। यदि WBC की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, WBC की संख्या क्या हो जाए, WBC की संख्या बहुत अधिक हो जाए या फिर सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसे बोला, इसमें क्या होता है, आपको ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर, उसे बोला जाता है ल्यूकेमिया। उसे क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, उसे क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया। और उसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो यदि आपको ब्लड कैंसर है, इसका मतलब आपको क्या है, WBC की संख्या क्या हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसे क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो 3 चीजें हैं, WBC की संख्या यदि सामान्य से कम हो जाए, यदि WBC की संख्या सामान्य से थोड़ी अधिक हो, और WBC की संख्या सामान्य से बहुत अधिक हो जाए, तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया। ये तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए एक बार आप थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सामान्य से यदि कम हो, सामान्य से थोड़ी अधिक हो और सामान्य से बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए WBC है वो 2 टाइप्स होती हैं, इसमें जिसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं WBC की, जिसमें एक में तो क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो आगे देखते हैं एक बार। जैसे आपके पास क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सेल है। क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सेल है, जिसमें एक में यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक में ग्रेन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है,
ठीक है। तो यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा ग्रेन्युलोसाइट्स। यदि एब्सेंट है तो एग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो क्या है ग्रेन्युलोसाइट्स, यदि ग्रेन्यूल्स क्या है एब्सेंट है तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, टू टाइप्स होती हैं। यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो क्या है ग्रेन्युलोसाइट्स, यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे बोला जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखिए यदि जो ग्रेन्यूल्स इसमें जो प्रेजेंट होता है ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इसमें क्या होता है इसका द्विपिंडी के केंद्रक होता है, बाइलोब्ड सेंटर होता है। क्या होता है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड क्या होता है सेंटर होता है, द्विपिंडीय केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंटर नहीं होगा और इसके अंदर क्या होंगे ओनली कण जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइलोब्ड क्या होता है सेंटर होता है। अब देखिए इसके अंदर जो कण होते हैं जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तीन चीजें आती हैं, एक तो न्यूट्रोफिल, एक बेसोफिल और एक सिनोफिल्स, ठीक है। और इसके अंदर एग्रेन्युलोसाइट्स है, इसके अंदर जो कण तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे लेकिन ग्रेन्यूल्स अलग से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी छोटे छोटे कण तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ग्रेन्यूल्स क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। इसे इसलिए क्या बोला जाता है एग्रेन्युलोसाइट्स। और कण है जो प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसके जो कण है वो हम आगे लिखते हैं, ये आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। तो जगह कम है इसकी वजह से हम इनको आगे देखते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। तो हम देख रहे थे ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें जो सेंटर होता है द्विपिंडीय क्या होता है केंद्रक होता है। सेंटर कैसा होता है द्विपिंडीय केंद्रक होता है। सेंटर कैसा होता है द्विपिंडीय होता है, जैसे ऐसा कुछ सेंटर होता है। और इसके बाद इसके अंदर जो कण प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है न्यूट्रोफिल कण, ग्रेन्यूल्स नहीं कण जो प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे न्यूट्रोफिल, एक होगा बेसोफिल, एक होगा ओसिनोफिल। ओसिनोफिल इसके अंदर कौन से प्रेजेंट होंगे मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेन्युलोसाइट्स है उसका सेंटर केस होता है द्विपिंडी केंद्रक होता है। इसमें जो कण प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो कण प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इनके बारे में आगे से हम आगे थोड़ा देखते हैं, एक बार इनके बारे में डिटेल से देखते हैं एक बार कि न्यूट्रोफिल क्या करता है, बेसोफिल क्या करता है और ओसिनोफिल ये क्या करता है, मोनोसाइट्स क्या कार्य करते हैं और लिम्फोसाइट्स है उसके कार्य क्या है, इसके बारे में देखते हैं एक बार। तब तक एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि ग्रेन्युलोसाइट्स इसे क्यों बोलते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स इसे क्यों बोलते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल के बारे में एक बार देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल, अब देखिए न्यूट्रोफिल होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा न्यूट्रोफिल होगा। ये 60 से 65% के बीच में क्या होता है, 60 to 65% क्या होता है न्यूट्रोफिल होता है। दूसरा ये क्या कार्य करता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस भक्षाणु का काम करता है। किसका काम करता है भक्षाणु का। जैसे ही आपके कोई भी बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कौन एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल खटाक से एक्टिव होगा और खटाक से क्या करेगा उसको मारने का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में भी कौन होता है न्यूट्रोफिल होता है और इसका एक ही कार्य है फेगोसाइटोसिस। और सबसे ज्यादा मात्रा में भी क्या होता है न्यूट्रोफिल होता है। तो ध्यान रखना है आपको सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है। सेकंड है, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, सेकंड है बेसोफिल।
देखिए बेसोफिल क्या होता है, ये भी क्या होता है, द्विकेंद्रिकी होता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी संख्या एलर्जी के अंदर क्या होता है, जैसे आपके कोई एलर्जी है तो ये क्या, एलर्जी में इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेसोफिल यदि, देखिए इनका आपका कैसा पता चलता है, जब भी आप कभी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आपके जो टेस्ट होता है उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओसिनोफिल का क्या होता है, एक टेस्ट होता है। तो उसमें पता चल जाता है कि न्यूट्रोफिल आपकी बॉडी के अंदर कितनी है और बेसोफिल कितनी है। यदि बेसोफिल बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई ना कोई एलर्जी है। इसी से डॉक्टर क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो द्विपिंडीय केंद्रक होता है। और एलर्जी में क्या होती है, एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एलर्जी में क्या होती है, एलर्जी में इनकी संख्या एलर्जी में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। थर्ड आता है ओसिनोफिल्स। ओसिनोफिल्स, देखिए ये तीन चीजें करता है। ये तीन चीजों को तीन चीजें होती हैं जिनको क्या करता है, एक्टिव करता है। एक तो हिस्टामिन, एक सेरोटोनिन और एक हिपरिन। अब देखिए हिपरिन के बारे में यदि आपने पहले क्लास अच्छे से बिल्कुल देखी हो, और हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उस समय लीवर की क्लास यदि आपने देखी होगी, तो मैंने आपको लिखाया था कि हिपरिन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। हिपरिन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो हिपरिन वही है जिसका संश्लेषण क्या करता है, लीवर करता है। इसिन और इसिनोफिल से भी क्या होता है, इसका संश्लेषण होता है। यहां भी क्या करता है, ये तीनों चीजें रहती हैं। तो इसिनोफिल्स में क्या होती है, एक तो रहता है हिस्टामिन, हिस्टामिन ये क्या करता है, वेसोडायलेटर होता है। वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर मतलब रुधिर वाहिकाओं को क्या करेगा, फैलाएगा, रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा। एक होता है हिस्टामिन के बाद सेरोटोनिन, ये होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ये क्या करेगा, रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेगा। वेसो से मतलब समझ रहे हैं, रुधिर वाहिका है। वेसो का मतलब क्या, रुधिर वाहिका है। डायलेटर मतलब फैलाना, डायलेटर मतलब फैलाना, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब सिकोड़ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेरोटोनिन, एक होता है हिपरिन, जो मैंने आपको बताया था, हिपरिन ये क्या कार्य करता है, एंटी स्कंदन कारक है। मतलब एंटी स्कंदन कारक है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्कंदन कारक कौन सा होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर बताया था कि स्कंदन कारक कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हिपरिन क्या करता है, एंटी स्कंदन कारक है। हिपरिन क्या है, एंटी स्कंदन कारक है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कौन है, हिपरिन है। ये क्या कार्य करता है, ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को जमने से रोकता है। अब देखिए आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड को जमने से कौन सा कौन सी चीज रोकती है, तो क्या क्या आंसर दोगे, हिपरिन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडायलेटर होता है, रुधिर वाहिकाओं को क्या करेगा, संकुचित करेगा, रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा। और सेरोटोनिन क्या करता है, रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करता है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था, इसमें पढ़ा था हमने मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में। उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तब तक एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि न्यूट्रोफिल है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, 60 से 65% के बीच में रहता है। सबसे कम ये रहता है, ये 20 से 30% के समथिंग रहता है। जिसके बाद ये रहता है 4 से 5% के बीच में। बेसोफिल है, ये कैसा होता है, द्विपिंडीय केंद्रक होता है। एलर्जी में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसिनोफिल्स है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन। हिस्टामिन क्या करता है, वेसो डायलेटर होता है। वेसो का मतलब रुधिर वाहिकाएं होंगी, डायलेटर मतलब इसको क्या करना, फैलाना। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, रुधिर वाहिकाओं को संकुचित कौन करेगा, सेरोटोनिन करेगा। और हिपरिन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ये क्या करता है, प्रतिस्कंदन कारक होता है, मतलब आपके ब्लड को क्या करता है, जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजन तो क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, जमाता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग करता है। लेकिन हिपरिन क्या करता है, ब्लड की और ब्लड के क्या करता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, ये ब्लड को जमने से रोकता है।
और हिपरिन का संश्लेषण लीवर से भी होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हिपरिन का संश्लेषण कहाँ से होता है, लीवर से होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कई बार आप यदि क्लासों को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और छोटी छोटी चीजों को आप बिल्कुल देखते हुए चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो पाएंगी। इसलिए ही आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से देखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में। इसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और जो हमारी ये क्लास है जो बीच में बच गई थी, ह्यूमन ब्लड का जो चैप्टर था वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो एग्रेनुलोसाइट्स में हम देखते हैं नंबर 1 मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो साइट्स जहां पर आ रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, सेल के बारे में बात चल रही है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मोनोसाइट्स मतलब, तो अब देखिए ये क्या कार्य करता है, ये भी फेगोसाइटोसिस होता है, लेकिन ये क्या होता है, इनका जो सेंटर है वो बहुत बड़ा होता है। तो बड़े आकार के क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और इनका सेंटर क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होते हैं, बड़े आकार के, है ना, बिग साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी, बड़े आकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, है ना। किडनी आकार का क्या होता है, सेंटर होता है, किडनी के साइज का क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। और क्या काम क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस, भक्षाणु कोशिकाएं, कोशिकाओं को फेगोसाइटोसिस, भक्षाणु का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बड़े आकार के डब्ल्यूबीसी किसके होते हैं, बड़े आकार के डब्ल्यूबीसी कौन होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। किडनी के आकार के साइज का इनका क्या होता है, सेंटर होता है। फेगोसाइटोसिस होते हैं, भक्षाणु का काम करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है मोनोसाइट्स के बारे में, लेकिन लिम्फोसाइट्स के बारे में एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लिम्फोसाइट्स के बारे में एक बार देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या कार्य करता है। तो सेकंड है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, अब देखिए जो लिम्फोसाइट्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बीटा, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, एक तो बीटा होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। तो एक तो बीटा लिम्फोसाइट और एक कौन सा होता है, टी लिम्फोसाइट। तो जो बीटा लिम्फोसाइट होता है ये क्या कार्य करता है, इसका जो संश्लेषण होता है, इसका संश्लेषण कहां पर होता है, बोन मेरो में। सॉरी, संश्लेषण और परिपक्वन, मेचुरेशन और सिंथेसिसन इसका कहां पर होता है, संश्लेषण और परिपक्वन दोनों कहां पर होंगे, इसका बोन मेरो में। संश्लेषण और परिपक्वन कहां पर होगा, बोन मेरो में होगा। जबकि टी लिम्फोसाइट्स है, इसका जो संश्लेषण होगा वो तो कहां पर होगा, बोन मेरो में होगा, और परिपक्वन कहां पर होगा, थाइमस के पास होगा। यदि ये इसका मेचुरेशन करना है तो वो किसके पास जाएगा, थाइमस के पास जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संश्लेषण है वो तो कहां पर होगा, बोन मेरो में होगा, और जो परिपक्वन है वो कहां पर होगा, थाइमस में होगा। परिपक्वन कहां पर होगा, थाइमस में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लिम्फोसाइट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बीटा लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। जो संश्लेषण है इसका वो बोन मेरो में होगा, और परिपक्वन भी कहां पर होगा, बोन मेरो के होगा, बोन मेरो में होगा। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट की बात आएगी तो उसका जो संश्लेषण होगा वो कहां पर होगा, बोन मेरो में होगा, और परिपक्वन कहां पर होगा, थाइमस के पास होगा। जब मेचुरेशन की बात आएगी तो वो किसके पास चला जाएगा, थाइमस के पास चला जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। तो आज की क्लास है वो हम सिर्फ इतनी रखते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी है वो आपका आज खत्म हो चुका है, और जो ह्यूमन ब्लड का जो चैप्टर है वो आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। आप बता सकते हैं यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो, बाकी हम कल से नेक्स्ट चैप्टर की तो स्टार्टिंग करते ही हैं। और जो भी चीज आपको प्रॉब्लम लगे वो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी साथी हैं जिनको लगता है कि साइंस को बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ना है तो आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिकली हमारी साइंस चल रही है। जिस भी जगह आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। और आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल से हम क्लासेस करेंगे, कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। अब यहाँ पर बिल्कुल सेट कर लिया है, तो अब क्लास से बिल्कुल भी बीच में बंक नहीं होगी। बीच में क्लास से बंक होने का रीजन यही था कि यहाँ पे सब कुछ सेट करना था, तो फिर थोड़ा टाइम लग गया इस वजह से। तो अब हमारी क्लास से बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। और
ह्यूमन ब्लड का जो चैप्टर है वो हमारा अब खत्म हो चुका है। ये क्लास आज वापस रिकॉर्ड करनी पड़ी थी इस वजह से। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।